हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ा, दूसरा हमने कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज की क्लास में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल का टॉपिक पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा दूं आपको। आपने चार्ज पढ़ा, चार्जेस का कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें आपने चार्ज में पढ़ा। कूलम्ब फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, अच्छे से सॉल्व हो गए थे। ठीक है। इन दोनों लेक्चर्स जो आपने पीछे पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको देखने से पहले उसको देख लेना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो लेक्चर 3 आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको ना मैं थोड़ा मैग्नेट से लाऊंगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी होगी 10th में कि कोई भी मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ साउथ पोल बनाया, अच्छी चीज है। आयरन यहाँ पे रखा, यहाँ आया, तुमने देखा इसने मैग्नेट को कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर लिया आयरन। धीरे 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 लेते चले गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके पीछे में ये आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता, पास में रखो तो इसे आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां तक वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उसको आप क्या कहते हो? मैग्नेटिक फील्ड कहते हो। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे आप डिफाइन करते हो, तो कोई चार्ज हमने लिया Q, ये सोर्स ऑफ चार्ज, इसके चारों ओर का ऐसा एरिया जहां तक किसी दूसरे चार्ज Q0 को रखो तो उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो इस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो ये क्या बना हमारा? टेस्ट चार्ज बना, और ये क्या बना? सोर्स ऑफ चार्ज बना। इतनी बात समझ आ गई? किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां तक किसी दूसरे चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब जर्क लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। जैसे होता है ना घरों में, कहता है उस वायर को मत छूना, उसमें करंट आ रहा है, करंट आने में फोर्स लग जाएगा अगर तुम छू लो, क्योंकि तुम तो खुद अपने आप में चार्ज हो। अब हम जाके दूसरे चार्ज के पास भी चले जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। हमें या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आई? अच्छी चीज है, समझ आ गई कि भाई चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया कि कहीं पे भी हमने दूसरा चार्ज रखा, इसे झट से इसे या तो चिपका लिया तो फेंक दिया, मेन कूलम्बियन फोर्स के हिसाब से, तो इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ेंगे फिर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आज समझने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इंटेंसिटी पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ता हूं? इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है कि कितनी ज्यादा ताकत है इसके पास। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? क्योंकि स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ जब निकालोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्जेस के बीच में लग रहा होगा अपॉन में टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को रखने से तो पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैथमेटिकली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने जाओ तो F अपॉन Q0 मीन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। फोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच का जो रेशियो है उसको आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी होती क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और E इक्वल हमने क्या निकाला बेटा? F अपॉन Q0। तो इसकी चलो यूनिट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ E क्या बनेगी? फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम। ठीक है सर, समझ आ गई, न्यूटन पर कूलम। स्केलर होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, प्रॉपर डायरेक्शन बनेगी, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E वेक्टर इक्वल आ जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। तो कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक भी समझ आ गई।
अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी आप डायरेक्शन कैसे दोगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमें कैसे देनी होगी। ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझ आ जाएगा पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज में अगर आप डायरेक्शन देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आप सेम डायरेक्शन में दोगे। यहीं पे अगर ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है तो फोर्स इसके उल्टा जाएगा, F इक्वल यहां से क्या बनेगा, F बाई क्यू नॉट था ना, तो क्यू ई बन जाएगा। तो Q इंटू ई जो आपका फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। समझने वाली बात है, अच्छे से बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस क्यू है तो क्या करना है, प्लस क्यू है तो क्या करना है, बहुत ही एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ इसकी डायरेक्शन को समझो। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आप दोनों सेम डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगी तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। दोनों बातें आपको समझ आ गई कि प्लस क्यू और माइनस क्यू में आप किस तरीके से डायरेक्शन को बनाते हैं। तो बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली, तो फील्ड आपने क्या पढ़ा, किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां तक किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रेंथ आपने कैसे निकाली, फोर्स और टेस्ट चार्ज का रेशियो, अच्छी चीज है। तो अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी, सोचो भाई, टेस्ट चार्ज क्या है, रखने टेस्ट करने के लिए रखा, तो मेरी स्ट्रेंथ किसी दूसरे पे कैसे डिपेंड करेगी, मेरी स्ट्रेंथ तो केवल मेरे पे डिपेंड करेगी ना। तो समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि क्या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है, तो कई बच्चों ने यस लिख दिया, वही F by Q नॉट निकालते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। वैसे ये डेरिवेशन से आप लोग समझ लोगे। मान लो कोई पॉइंट O है, सोर्स चार्ज Q रखा हुआ है, इससे A पॉइंट पे कोई स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है, इसको टेस्ट चार्ज मान लो Q नॉट, R डिस्टेंस, चलो स्मॉल Q कह लो, Q नॉट मान लिया है तो एक ही बात है। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो बिना कुछ किसी भूमिका के अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम भैया मिले हमको, अच्छे व्यक्ति थे, तो कूलाम्स लॉ क्या कहेगा, F इक्वल के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अरे सर पढ़ा हुआ फॉर्मूला मिलेगा, F इक्वल के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर by the definition of electric field intensity E इक्वल क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, तो E इक्वल के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, E इक्वल क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है बोलो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर उसकी टर्म में दूंगा तो E इक्वल मुझे मिल जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो आप अगर वेक्टर फॉर्म लगाते हो तो कोई ना कोई यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, तो ई वेक्टर हमें देना पड़ेगा 1/4 आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वो कैप आपको पता है क्यों लगी, कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अच्छे से आप सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या मिला हमें, E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से देखो क्या E आपके क्यू नॉट पे डिपेंड कर रही है, जी बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। E प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, Q अगर कांस्टेंट है तो 1/r स्क्वायर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। बनाओ ग्राफ, ये O पॉइंट है, ये R है, ये E है, जूम
1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब? जब आपका Q 0 से बड़ा है, और अगर Q 0 से छोटा है तो ये बनेगा ग्राफ समझ आ गया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, इसको बेटा जल्दी से नोट करो फटाफट। चलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप जानते हो क्या होता है? जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। इनने में रट लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। रटो, चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आपने बेसिक टॉपिक खत्म किया। जल्दी से पढ़ते हैं डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, डाइपोल कराऊंगा, इसके एक्सियल इक्वेटोरियल के फॉर्मूले, सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला बताऊंगा, केवल डेरिवेशन आज की क्लास में बताऊंगा, बोर्ड पर्पज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने तोड़ा, डाई मतलब दो, पोल मतलब खंबे, दो खंबे। सर मजे ना लो, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डाई मतलब दो, पोल मतलब खंबे। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर रख दिए जाते हैं, सपोज करो ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दो, तो जो अरेंजमेंट बनता है वो डाइपोल कहलाता है। Two equal and opposite charges are separated by some distance apart. The arrangement is called electric dipole. इन दो चार्जेस के बीच की लेंथ को लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं। इसको 2L, 2A, X जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। 2L से रिप्रेजेंट करने का इंपॉर्टेंस है, जो अगले डेरिवेशन में आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सम डिस्टेंस अपार्ट रिप्रेजेंट कर दिए, रख दिए, तो जो अरेंजमेंट बना वो डाइपोल कहलाया। क्या यार डाइपोल की कोई साइज होती है कि इसकी एक फिक्स साइज? मुझे तो नहीं लग रही भाई। कितने भी चार्जेस को रख दो, कितनी भी डिस्टेंस पे रख दो, 5 माइक्रोकूलम में प्लस कर ले, माइनस कर लो, 2 मीटर पे रख दो, 4 मीटर पे रख दो, 2 सेंटीमीटर पे रख दो, 1 मिलीमीटर पे रख दो, कितनी भी डिस्टेंस पे रख दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कोई डेफिनेट फिक्स साइज नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आइडियल डाइपोल डिस्कस किया जाए क्या होता है, तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए और उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दो, तो डिस्टेंस जितनी कम और चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कर दोगे तो वो डाइपोल उतना ही आइडियल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आइडियल डाइपोल की आप डेफिनेशन एक प्रॉपर निकाल सकते हो कि जब चार्जेस मैग्नीट्यूड बढ़ जाए और उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाए। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दोनों में से कोई एक चार्ज उठाओ और डाइपोल लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। अरे बन गई डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। इंग्लिश बोलिए, मजाक थोड़ी, कमेंट बनता है भाई। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल और चार्ज के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जाएगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो P वेक्टर आ जाएगा Q इंटू 2L। यहां पे क्योंकि कुछ नहीं है तो P की ही कैप आप लगा सकते हो वेक्टर फॉर्म में, इंटू P कैप। ये समझने वाली बात है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यूनिट ऑफ P क्या बनेगी? चार्ज की क्या होती है? कूलाम। L की क्या होती है? मीटर। तो यूनिट क्या बन, सेंटीमीटर मत पढ़ लेना कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनी बेटा? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट समझ आ गए आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है।
अब जैसे डाइपोल के आपको एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए सर डाइपोल के एग्जांपल, तो केमिस्ट्री में खूब पढ़े हैं तुमने, H2O, NaCl, HCl। जैसे HCl मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैं कह दूं कि डाइपोल का एग्जांपल ले लूंगा HCl, H पॉजिटिव ले लिया, Cl नेगेटिव ले लिया, डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, तो क्या ये HCl बन गई क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप इसके एग्जांपल, ये सारी चीजें आप समझ गए, है ना। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट करेंगे इसके एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। बेटा एक बात और, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, इससे क्या होता है तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डेरिवेशन जो आपको नहीं समझ आए होंगे वो समझ आ जाएंगे, और लास्ट तक देखोगे तो कोई क्वेश्चन या डाउट हुआ करे तो उसको सीधा आप लोग कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल लाइन भी कहते हैं। एक्सियल का मतलब जिस डायरेक्शन में चार्जेस रखे हैं उसी डायरेक्शन को। सपोज करो हमारे पास ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ए बी, इसी की एक्सिस में एक पॉइंट पी है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। डाइपोल का मिड पॉइंट ओ ले लो, तो 2l लेंथ होती है, ये डिस्टेंस l, ये भी डिस्टेंस l होगी, o से लेके p तक के बीच की डिस्टेंस को आप r मान लेते हो कि मान लो मिड पॉइंट r डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी हमारी r माइनस l, और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी r प्लस l। इतनी बात बिल्कुल समझ आ गई प्रॉपर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस P पॉइंट पे अगर मैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखूं तो मुझे कितनी फील्ड लग रही है, एक तो इस प्लस चार्ज की वजह से लगेगी, दूसरी इस माइनस चार्ज की वजह से लगेगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या पढ़ा है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर पढ़ा है, तो E1 इक्वल के क्यू, आर कितना होगा माइनस से पी तक के बीच का, आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ज्यादा बात ही नहीं करनी, तो E2 क्या आया, के क्यू अपॉन प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या है आर माइनस एल। एक बात समझो, यहाँ मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया, 2-3 मिनट पहले बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगी, चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो उसका साइन कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस पॉइंट पे देखो ये प्लस है, भागेगी, माइनस है, आएगी, तो एट पी अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी, अपोज करेंगे एक दूसरे को, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, थीटा 180 बन रहा है, ठीक है। बड़ा कौन है, E1 E2 है, ये स्क्वायर है भाई, गलती मत करा देना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इनमें बड़ा कौन है, बड़ा है सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये, तो E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो नेट E आप जब निकालोगे, E नेट इक्वल E2 माइनस E1, खत्म, क्वेश्चन हो गया। वैल्यू पुट करनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लिया, एलसीएम भी साथ में ले लिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम साथ में ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व करना आता है। तो ई नेट इक्वल के इंटू क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, 2 और 2 होते हैं 4, के इंटू क्यू
4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ई नेट मुझे क्या मिलेगा, K अपनी जगह Q अपनी जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ 2L इंटू 2R 4RL, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, Q इंटू 2L, अरे सर P होता है डाइपोल मोमेंट P, Q इंटू 2L, इसकी जगह P पुट कर दो तो 2KPR, 2 ये वाला, K ये वाला, P ये वाला, R ये वाला, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये बना आपका ई नेट। ठीक है, चलो एक केस लगाते हैं, यहाँ कर दो, जगह यहाँ बच गई तो R बड़ा है L, सर R बड़ा है, लगती है R बड़ा है, इसका स्क्वायर और बड़ा होगा, तो ये जब ज्यादा बड़ा था तो छोटे वाले को मैंने कहते जाओ बेटा दुनिया बड़े वाले के साथ रहती है, L स्क्वायर नेग्लिजिबल, खत्म करो, तो ई नेट हमें क्या मिलेगा 2KPR अपॉन L स्क्वायर जाएगा तो R स्क्वायर R की पावर 4, 4 में गया 3, तो ई नेट मिल गया 2KP अपॉन RQ। ठीक है, ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दूं तो इन वेक्टर फॉर्म ई नेट का वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, 2KP अपॉन RQ, P में भी वेक्टर लगा दो, हो गया। कोई भी वेक्टर ना लगा के P कैप लगा देता है, वो भी सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें, प्लस माइनस की वजह से फील्ड निकाली, प्लस की वजह से फील्ड निकाली, डायरेक्शन देखी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दिया। ठीक, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन पढ़नी है। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर रखते हुए उसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस में चार्जेस रखे हुए हैं तो वाई एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। चलो इसको मिटाने काम हो जाएगा। एट इक्वेटोरियल लाइन, अच्छी हेडिंग है, अच्छा पॉइंट है। ये देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट O, लेंथ L, इसका लेंथ L, P पॉइंट इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है r डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम ये भी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसे थीटा मान लो, ये भी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो E1 हमें क्या मिलेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, यहाँ पे R क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर मिल जाएगा, तो E1 क्या मिल गया, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको 1 मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज मान लो, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लेने जाऊं तो मुझे E2 क्या मिलेगा, KQ कॉन्स्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट का। यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, ये देखो ये प्लस का है तो ये E2 ऐसे चली गई, ये तो आप जानते हो ना, ये माइनस का ये ऐसे आ गई। अब ना तो ये सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है, इसको बेटा करने के दो मेथड। पहला मेथड तो है तुम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, दूसरा मेथड है ये वाला 2 थीटा हो जाएगा, वहां से कैलकुलेट कर लो।
एक ही बात है। चलो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं भाई। रेफरेंस लाइन मान लो, इसको रिजोल्यूशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने वेक्टर्स फॉर्म में कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस कराए हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज एलेबोरेट कर दी है वहां पे। ये थीटा होगा तो ऑनेस्टली ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा है। तो इवन ब्रेक करो, कॉस कंपोनेंट थीटा के साथ वाला होता है, थीटा से दूर वाला साइन कंपोनेंट होता है। इसी तरीके से इसका भी कॉस कंपोनेंट थीटा के साथ वाला होता है, साइन कंपोनेंट थीटा से दूर वाला होता है। एट P क्या क्या लिखूंगा? एट P we see that E1 and E2 can be resolved in two components, E1 cos theta, E1 sin theta, and E2 cos theta and E2 sin theta. We see that E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so these will be cancelled out. अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास E नेट क्या मिला? E नेट मिला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा। 2 अपनी जगह, E1 की वैल्यू क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा क्या होगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना L, हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। Q2L क्या होता है? P। तो E नेट हमें मिला KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक पावर आधी पावर, एक और आधा होता है डेढ़, डेढ़ को इंग्लिश में कहते हैं 3/2, तो यहाँ पावर लगी 3/2। हो गया क्वेश्चन। पिछली टर्म में आओ, R बड़ा है L छोटा है, R स्क्वायर और बड़ा होगा L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो यहां से E नेट हमें क्या मिल जाएगा? KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E नेट क्या मिला आपको? KP अपॉन RQ। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म E नेट वेक्टर आपको क्या मिल गया? KP वेक्टर अपॉन RQ। ठीक, कुछ नहीं था बेटा इसमें, माइनस की वजह से वैल्यू ली, प्लस की वजह से वैल्यू ली, P पॉइंट पे आके कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, सीधा कॉस कंपोनेंट ले लिया। ना कंपोनेंट रिजॉल्व करते तो 2 थीटा बनता, तो पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते थे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। उस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में ब्रेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके सेम है, सेम आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। अब हमने एक्सेल पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पढ़ लिया, अब हमें रिंग के लिए डेरिवेशन चाहिए। चार्ज रिंग, एक बात आपको बता दूं, सीबीएसई सेशन जो 2021-22 से काफी सालों से रिंग के लिए सीबीएसई बोर्ड में नहीं है डेरिवेशन, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन फंस जाते हैं तो क्वेश्चन कर लेना चाहिए। किसके लिए निकालना है बेटा? चार्ज्ड रिंग के लिए। तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली थिन चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the axial line of thin charged ring। रिंग के लिए हमें डेरिवेशन चाहिए। मान लो ये एक रिंग है, O पॉइंट, A इसकी रेडियस है, X डिस्टेंस अपार्ट, एक पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस है, प्लस Q चार्ज सेंटर पे रखा, टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। यहाँ पे चार्ज स्मॉल चार्ज dq है,
तो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बहुत अच्छे से समझना, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, कभी भी आप रिंग वगैरह का डेरिवेशन करो तो स्मॉल चार्ज के लिए निकाल लो, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो स्मॉल चार्ज GQ के लिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज D, तो DE क्या आ जाएगा, E इक्वल क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो K यहाँ पे Q क्या है DQ, R कितना बनेगा, अगर ये डिस्टेंस R है ये A है तो मैं क्या लिख सकता हूँ R स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो DE में लिख सकता हूँ K इंटू DQ अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक, ये लोअर डिवीजन लिया मैंने, अगर अपर लोअर डिवीजन से भी लेता तब भी मुझे पॉइंट मिलता, इसको थीटा, क्योंकि एक साथ तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करूंगा। अब बेटा इस P पॉइंट पे देखो, ये देखो DQ है ना, तो E1 इधर चला गया, ये देखो एक E2 इधर गया, ये लाइन है सीधी, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करो, E1 को रिजॉल्व करूं अगर मैं, तो कॉस कंपोनेंट देखो ये जा रहा है, साइन कंपोनेंट ये आ रहा है, इसका कॉस कंपोनेंट ये आ रहा है, साइन कंपोनेंट ये जा रहा है। क्या ये पिछला डेरिवेशन बन गया कि साइन वाले कट गए कॉस वाले बच गए, कितनी बढ़िया बात बोली, साइन वाले कट गए कॉस वाले बच गए। तो एट P E नेट क्या बनेगा DE कौन, इसको D कह लो यार, चलो क्योंकि D निकाल लेते तो ये E1 E2 का खेल खत्म करो, सब D कह लो क्या बात कर दी। तो फिर सोचोगे सर E1 E2 क्या था, सारे D के लिए बने। तो D साइन थीटा कट गए, कॉस वाले बच गए, तो DE कॉस थीटा आ गया। अरे सर कहां से कहां तक, जीरो चार्ज से लेके Q चार्ज तक। देखो DQ के लिए कैलकुलेट किया, तब टोटल चार्ज के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। तो DE के लिए E नेट हमें मिला 0 से Q, DE इज व्हाट KGQ अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos थीटा निकालो, बेस ये X, हाइपोटेन्यूज R, तो X अपॉन R मतलब A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो E नेट इक्वल K बार करो, X बार करो, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1 और आधी 1.5 बार करो। DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा Q, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। तो E नेट हमारे पास क्या आया K Q X, Q माइनस 0 करोगे सिंपल Q बच जाएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। K की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो बेटा K क्या निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक चार्ज्ड रिंग के लिए आप डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। केस 1 डिस्कस कर ले, सपोज करो, क्योंकि ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे x कितना होगा, रिंग के सेंटर पे x होगा 0। अगर ये 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 0। अरे भाई सर क्या मजे मान लिए, हैवी ड्राइवर हो गया हम। किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसको समझो बेटा। ये मैंने केवल बोर्ड पर्पज से आप सारे डेरिवेशन किए, आपके डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल, इक्वेटोरियल रिंग का केवल डाइपोल पर्पज से है। इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के मैं कुछ न्यूमेरिकल और टॉर्क का डेरिवेशन आपके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।